नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस की। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस क्या होती हैं, क्यों इनको डिराइव किया जाता है? तो हमने जब रेट लॉ के एक्सप्रेशंस लिखे थे तो उसमें हमने क्या देखा था कि माइनस dr/dt इज इक्वल्स टू k a की पावर p एंड b की पावर q। ऐसा कुछ रेट इक्वेशंस हमने देखी थी। इसे हम क्या बोलते थे? इसे हम बोलते थे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। क्लियर? अब इस डिफरेंशियल रेट इक्वेशन से अगर हमें रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, उसका ऑर्डर, रिएक्शन का रेट कांस्टेंट अगर कैलकुलेट करना हो तो हम किस प्रकार करेंगे? हम कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और उस ग्राफ से हम इंस्टेंटेनियस रेट्स कैलकुलेट करेंगे और फिर हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे रेट कांस्टेंट्स की, ऑर्डर्स की, कंसंट्रेशन की। तो ये सब क्या होगा? ये बहुत ही ग्राफ ड्रॉ करना, इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करना और उसके बाद में आगे के वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस होती हैं इनका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इनका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो हमें जो रेट इक्वेशंस मिलेंगी अब उन्हें ही हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस कहते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस कहते हैं जो कि क्या रिप्रेजेंट करती हैं? रिप्रेजेंट्स रिलेशन बिटवीन concentration and rate constants। क्लियर? मीन्स जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है उसका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस जो हमें मिली उससे हमें एक सिंपल रिलेशन, कॉन्सेंट्रेशन और रेट कांस्टेंट्स के बीच में एक सिंपल रिलेशन हमें मिलता है। उसी से आगे हम डिराइव करते हैं कि किस प्रकार से ये रिएक्शन हो रही है, क्या कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज़ हैं, क्या रेट कांस्टेंट की वैल्यूज़ हैं, क्या इस रिएक्शन का ऑर्डर है। और जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस होती हैं वह जो डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं अलग अलग ऑर्डर्स की, उनके लिए अलग अलग होती है। तो इनका हर एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक, यानी कोई सी भी जीरो ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, सबके लिए स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता है जो कि हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाता है उससे फाइंड आउट करना रेट कांस्टेंट्स को और कंसंट्रेशन को। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स ऑर्डर यानी एन की वैल्यू क्या है? जीरो। ओके, इसी को हम कहेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मीन्स एन इज इक्वल्स टू जीरो, वही जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। और इसके लिए हम क्या लिखते हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन is proportional to zero power of the concentration of reactant। क्लियर? मीन्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है उसमें क्या होता है, जो द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सपोज मैंने कोई भी केमिकल रिएक्शन ली, R गिव्स प्रोडक्ट P। ये एक कोई भी मैंने हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन माना और जब मुझे इसके लिए रेट्स लिखनी है, जीरो ऑर्डर की ये रिएक्शन है तो इसके लिए मैं जो रेट लिखूंगी वह क्या होगी?
रेट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर 0। क्लियर? अब हम यहाँ देखते हैं, इसके लिए हम जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखते हैं इसी फॉर्म में, तो वो कैसे लिखेंगे? dr बाई dt प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, यहाँ हम किसकी लेते हैं? रिएक्टेंट की, तो r की पावर 0। अब कोई भी क्वांटिटी है उसकी पावर अगर 0 है तो वह क्या होती है? 1 के इक्वल। क्लियर? लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज कर लेते हैं, माइनस dr बाई dt इज इक्वल्स टू k, और अब ये क्वांटिटी है, ये क्या हो जाएगी? 1, तो यहाँ हम लिख देंगे 1। अब ये हो जाएगा माइनस dr बाई dt इज इक्वल्स टू k। अब इसे हम लिखेंगे dr इज इक्वल्स टू माइनस k dt। क्लियर? अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई dr इज इक्वल्स टू माइनस k dt, इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ हम लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, dr इज इक्वल्स टू माइनस k, एक कोफिशिएंट है जो एज इट इज़ बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन dt। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? r इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k dt इज इक्वल्स टू, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे t प्लस c, ये इक्वेशन हमें मिलेगी। इस इक्वेशन को मैंने लिखा, माना ये इक्वेशन है फर्स्ट। ओके, अब हम इसकी कुछ इनिशियल कंडीशंस लेते हैं। इनिशियल कंडीशंस मीन्स अगर मैं बात करूँ t इज इक्वल्स टू 0 पे, t इज इक्वल्स टू 0 पे यानी कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को मैंने माना r इज इक्वल्स टू आर नॉट से डिनोट कर दिया, यानी कि t इज इक्वल्स टू 0 पे इनिशियली जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वह कितनी है? r नॉट, और r नॉट यहाँ क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो अब ये वैल्यूज हम जब इसमें पुट करेंगे एट t इज इक्वल्स टू 0, एट t इज इक्वल्स टू 0, r इज इक्वल्स टू r नॉट, तो माइनस k इंटू t इज इक्वल्स टू 0 में यहाँ पुट करूँगी प्लस c, तो ये जो r है ये कितना हो रहा है? r नॉट, ये मैंने यहाँ लिख दिया। ये वैल्यू 0 हो गई, तो मेरे पास c की जो वैल्यू आई वह कितनी आई? r नॉट। तो अब इसको हम बोल देते हैं कि ये सेकंड इक्वेशन है। नेक्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो c की वैल्यू है r नॉट वो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो मैं यहाँ लिखती हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड r इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी प्लस c का वैल्यू कितना फाइंड आउट किया हमने? r नॉट, तो ये हो जाएगा r नॉट। और यही इक्वेशन है वह इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है। इसी को हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कहते हैं ज़ीरो ऑर्डर के लिए। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैलकुलेट की वह क्या थी? R इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी प्लस R नॉट। ये क्या था? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ज़ीरो ऑर्डर के लिए क्या था?
R इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी प्लस आर नॉट। ओके, अब जब हम इसका कर्व देखते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो इसको हम पहले कंपैरिजन करते हैं। तो ये हमें कुछ एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन जैसा दिखता है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो y बराबर हो रहा है किसके? कंसंट्रेशन m इज इक्वल्स टू क्या होता है? स्लोप। स्लोप यहाँ है माइनस ऑफ के, देन x है वह शो कर रहा है टाइम को, और c जो कि इंटरसेप्ट है वह हो जाता है इक्वल r नॉट के। क्लियर? तो जब हम इसका कर्व ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसके बीच में, तो कुछ ऐसा ग्राफ हमें मिलेगा। एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसका स्लोप है वह नेगेटिव होगा। स्लोप क्या होगा इसका? नेगेटिव माइनस ऑफ के, और यह इसका इंटरसेप्ट होगा, और इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन वैल्यू जो है वह क्या है? आर नॉट, और यही इस ग्राफ का स्लोप है। यहाँ टाइम t इज इक्वल्स टू 0 है। क्लियर? तो जब हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन और एक टाइम के बाद कोई कंसंट्रेशन माना कि R है, और उसका टाइम के साथ में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जिसका स्लोप नेगेटिव होता है। क्लियर? कई बार एग्जाम्स में हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ प्लॉट करते समय, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ प्लॉट करते समय जो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, अगर उस स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाया जाए तो वह टाइम की एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करेगी। यानी हमसे पूछा गया है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो यहाँ हम किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं? यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये जो टाइम की एक्सिस है, यहाँ पर r की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इस एक्सिस पे हम देखते हैं कि x एक्सिस पे अगर हम एक्सिस के ऊपर अगर हम किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ y का क्या होगा? 0 होगा y का वैल्यू। तो यहाँ r की वैल्यू हम 0 लिखेंगे, तो r इज इक्वल टू 0 हम यहाँ पुट कर देते हैं, r इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये जो रेट इक्वेशन हमारे पास आई, r इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी प्लस आर नॉट, इसमें क्या होगा? 0 पुट किया, माइनस ऑफ के टी प्लस आर नॉट, और यहाँ से हो जाएगा के टी इज इक्वल टू आर नॉट एंड टी इज इक्वल टू आर नॉट बाय के। मीन्स इस टाइम पे यह लाइन इस एक्सिस को कट करेगी, और x एक्सिस पे अगर कोई भी कोऑर्डिनेट्स हम शो करते हैं तो वह किस प्रकार करते हैं? आई आर नॉट बाई के, और y का हो जाएगा 0। क्लियर? मीन्स कि t इज इक्वल टू आर नॉट बाई के इस टाइम पे इस वैल्यू पे है जो ये स्ट्रेट लाइन इस टाइम एक्सिस को कट करेगी। नेक्स्ट इसमें हम एक टर्म की बात करेंगे, हाफ लाइफ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा। हाफ लाइफ क्या होती है? सपोज कोई एक रिएक्शन है जिसमें मुझे रिएक्टेंट R से प्रोडक्ट P मिल रहा है। इनिशियली उसकी कंसंट्रेशन मैंने माना 100 मोल्स थी, 100 मोल्स उसकी कंसंट्रेशन थी। अब एक टाइम t के बाद में उसकी कंसंट्रेशन है वह 50 मोल्स हो गई, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ कंसंट्रेशन हो गई। यानी रिएक्टेंट के द्वारा या फिर रिएक्शन में जो टाइम होता है वह टाइम जिसमें कि उस रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ कंसंट्रेशन रह जाए, वह टाइम ही क्या होता है? हाफ लाइफ कहलाता है। हाफ लाइफ कहलाता है। मीन्स हाफ लाइफ ऐसा टाइम होता है जिसमें कि जो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है वह घटकर आधी रह जाती है। तो जब हम जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ की बात करेंगे तो हाफ लाइफ को डिनोट किया जाता है टी हाफ से,
तो हाफ लाइफ की बात करेंगे तो T इज इक्वल टू टी हाफ हो चुका होगा, और इस टाइम पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वह क्या हो जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाएगी, तो आर नॉट बाई 2। अब इन वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगी तो क्या आएगा, आर नॉट बाई 2, आर की वैल्यू मैंने यहाँ पुट की, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी, टी का वैल्यू मैंने क्या लिया है, टी हाफ, क्योंकि हाफ लाइफ के लिए हम एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे हैं, प्लस आर नॉट। अब हम लिखेंगे इसको के टी हाफ इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर नॉट बाय 2 विच विल बी इक्वल्स टू, आर नॉट में से आर नॉट बाय हाफ गया तो कितना बचा, आर नॉट बाय हाफ, आर नॉट बाय 2, सॉरी आर नॉट बाय 2, देन के टी हाफ। क्लियर। तो यहाँ से जो हमें टी हाफ की वैल्यू मिलेगी वह क्या मिलेगी, टी हाफ इज इक्वल्स टू आर नॉट बाय 2k, 2k। यानी कि किसी भी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ टाइम है वह उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन है उसके प्रोपोर्शनल होता है, जबकि जो उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर। अब इससे रिलेवेंट कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं। एग्जाम्पल इसके हैं जब प्लेटिनम कैटलिस्ट के ऊपर अमोनिया का डिकम्पोजिशन करवाया जाता है 1130 केल्विन टेम्परेचर पे, तो हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलता है, और यह जो रिएक्शन होती है वह ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। सिमिलरली एक दूसरा एग्जाम्पल लें, सपोज HI का डिकम्पोजिशन हो रहा है जो कि किस पे होता है, एट द सरफेस ऑफ गोल्ड, एट द सरफेस ऑफ गोल्ड। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, H2 प्लस I2। तो ये दोनों ही रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल